ओके देन स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द थिंग्स इन द लंग्स. The separation of right sides and the left sides of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब देखिए हमारे लंग्स के अंदर दो तरीके से ब्लड एंटर होता है. फर्स्ट एंटर होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकंड एंटर होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर आप ठीक से इस चीज को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे ये जो रेड वाला है ये आपकी वेन्स होती हैं. ठीक है, तो वेन्स के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका आता है ब्लड में, और आर्टरीज के थ्रू आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, और जब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए मैं ऐसी ब्लड की बात कर रहा हूं जो क्या ऑक्सीजन कैरी करेगा. ठीक है, ये है. Such separations allow a highly efficient supply of oxygen to body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals. तो आपको पता है एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग है उनको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे बर्ड्स को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो बर्ड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए. बिकॉज बर्ड्स हमसे ज़्यादा अपने फूड को सर्चिंग करने के लिए निकलते हैं. ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. मेन क्या है, तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना पड़ता है कॉन्स्टेंटली. इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पज, और वो एनिमल जो इस पर्पज के लिए एनर्जी को यूज नहीं कर रहे. ठीक है, the body temperature depend on temperature in the environment. आपको पहले ये बताओ मेरी आवाज आ रही है, आपको कोई बोल तो रहा नहीं है. ओके, तो देखो क्या है, तो एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, यानी वो एनिमल्स जो एनर्जी को अपने इस पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं कि वो फूड कलेक्ट करके आए या फूड की सर्चिंग में जाएं, तो वो एनवायरनमेंट में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं. ठीक है, Such animals like amphibians and many reptiles have 3 chambers of heart. तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स के अंदर हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 हों. किसी में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं तो किसी में 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट ही होते हैं. एंड टॉलरेट वन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम. यस बेटा. नहीं, उन्हें तो चैम्बर्स ही कहते हैं, इसके अलावा उनका कोई नाम नहीं है. जैसे हमारे में नहीं होते फर्स्ट चैम्बर, जैसे जैसे क्या क्या बोलते हैं हमारे में, वेंट्रिकल एंड एट्रिकल्स, है ना, तो वैसे ही उनका नाम होता है, सेम ही होता है. ठीक है, तो चैम्बर्स ही कहते हैं उन्हें. हाँ, तो उन्हें उनका नाम नहीं कहते, उन्हें चैम्बर्स ही कहते हैं. तो 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट में वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड और जो जो आपका ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड है उसके सेपरेशन से रोकता है, तो उनके में वो वर्क 3 चैम्बर्स करते हैं. बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है, उनका डिज़ाइन अलग होता है. Many reptiles have a 3 chambers of heart and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood of stream. अब मेन क्या होता है कि जिनमें 3 chambers of heart हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सिंग हो जाए तो उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो उस चीज़ को टॉलरेट भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो प्रॉब्लम होती है. ठीक है, ये है. बट जो अदर जो रेपेटाइल्स होते हैं तो जो उनके अंदर जो 3 चैम्बर्स हैं, जिनके अंदर 2 चैम्बर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जाता है इजीली. ठीक है, तो वहां जब मिल जाता है तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज से, वो उस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं. यस बेटा. कौन सी वाली? देखो, अपार्ट फ्रॉम 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 3 चैम्बर्स एंड 2 चैम्बर्स जो भी एनिमल्स होते हैं तो उनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड भी जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है. ठीक है, जब वो ब्लड मिक्स हो जाता है तो वो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता.
Fishes on the other hand have only a two chambers to their heart, and blood is pumped to the gills, is oxygenated there and pass directly to the rest of the body. अब ये देखो हमारे में क्या होता है, जैसे पहले तो फर्स्ट चैम्बर में आपका ब्लड आएगा, फिर आपका सेकंड चैम्बर में आएगा, फिर आपकी बॉडी में जाएगा, फिर आपके थर्ड चैम्बर में आएगा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर फोर्थ चैम्बर में जाएगा, फिर आपके लंग्स में जाएगा और फिर पास होगा। लेकिन जिनमें जैसे जैसे चैम्बर्स कम हो जाते हैं वैसे वैसे प्रोसीजर डायरेक्ट हो जाता है। जैसे फिशेस की बात करें, टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, तो डायरेक्टली ब्लड गिल्स में आता है ऑक्सीजनेटेड और डायरेक्टली वहीं से ऑब्जर्व हो जाता है। तो दो चैम्बर्स ही हुए, है ना, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में पास हुआ, बात खत्म। तो ये चीज होती है बिकॉज वो इस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया बेटा? ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट एंड द फिश ड्यूरिंग द वन साइकिल। अब देखो अगर हम फिश की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो केवल वन साइकिल में जाता है, यानी फिश के अंदर जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड का वो नहीं होता, बट ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इट गोज थ्रू द हार्ट twice during the each cycle of other vertebrates. This is known as a double circulation. अब मेन क्या है कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कहीं से भी ये चीज क्लियर नहीं होती कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो ये आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ भी लेते हैं तब भी हमें ये नहीं पता चलता कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो इस चीज को ऑब्जर्व करना ठीक से। ठीक है, देखो यहाँ पर जो दे रखा है आपको ये पार्ट, ये आपको लंग्स की कैपिलरीज दे रखी हैं जहां से आपका ब्लड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, और ये आपके सबसे पहले आपके हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में एंटर हुआ। ठीक है, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर का नाम बताइए बेटा, क्या है? लेफ्ट 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 एट्रियम। ओके, तो सबसे पहले आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपके फर्स्ट चैम्बर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड वाला। ओके, फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट आपके आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपके ब्लड पास हो गया, ये आपका सेकंड चैम्बर है। और इसके बाद जो आपका ब्लड होगा वो आपकी बॉडी में पास होगी, आपके बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो गया यहाँ से, ये आपके बॉडी ऑर्गन। अब इस बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट होने के बाद यही जो ब्लड है बाद में डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये जब ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये एक बार फिर इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और ये चल देगा किस तरफ? हार्ट की तरफ। ठीक है, देखो है ना, तो ये सेकंड टाइम आपका द्वारा ये सेकंड टाइम है जब ये द्वारा आपके हार्ट में एंटर हो रहा है। तो ये एंटर हो रहा है अब आपके थर्ड चैम्बर्स में, जिसे क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। ओके, फिर उसके बाद ये थर्ड चैम्बर से जाएगा फोर्थ चैम्बर में, जिसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और इस फोर्थ चैम्बर से होते हुए ये द्वारा से आपके लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से आपके नोजल सिस्टम से लंग्स से जाते हुए नोजल सिस्टम से पास हो जाएगा। समझ आया? अब ये जो पास होगा वो ब्लड पास नहीं होगा, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो पास होगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपने एक चीज समझी कि यहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर वो दो बार ही हुआ। फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हुआ एंड सेकंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हुआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी कैरी होती है विंस के जरिए, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी कैरी होती है आर्टरी के जरिए, है ना, ये बताया था। हाँ, और देखो ये जो आपकी लंग से, इस चीज को समझना जो मैं बता रहा हूँ, लंग से जिसके थ्रू आपके हार्ट से कनेक्टिविटी रहती है उसको कहते हैं बेटा पल्मोनरी विंस। क्या? पल्मोनरी विंस। ठीक है, तो लंग से हार्ट की तरफ जो कनेक्ट होता है उसे कहते हैं बेटा पल्मोनरी, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ कनेक्ट होता है उसे कहते हैं ऑरेटा। क्या कहते हैं? ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपका बॉडी से हार्ट में कनेक्ट होता है उसे कहते हैं वेना कावा,
और वो तो पल्मोनरी रहता है दोनों केसेस में, ठीक है। बस एक में पल्मोनरी वेन्स रहता है, दूसरे में पल्मोनरी आर्टरी रहता है, ठीक है। तो अपने ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि जब आपके लंग से आपके ब्लड तक कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी को कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, अगर उसमें ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कनेक्टिविटी है तो उसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और जब आपके हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो उसे कहेंगे ऑरेटा। और जब आपके बॉडी से आपके हार्ट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कनेक्टिविटी होगी, उसे कहेंगे वेना कावा। आई थिंक आपको क्लियर है। नहीं, ऐसा तो मैं इस बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट ऐसा मैं नहीं कह सकता, शायद नहीं होता, ठीक है। इक्वली होंगे, अगर होंगे तो जितना ऑरेटा होगा उतना ही वो होगा, क्योंकि जहां पर ब्लड की सप्लाई पहुंचनी है वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी है, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो आपको ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए कि हाई की ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स, अब देखो फोर्स कहाँ से एक्सर्ट्स होता है ब्लड में, आपके हार्ट से एक्सर्ट होता है ना। और जो जितना भी आपका हार्ट पंप करता है, उस पंपिंग का जो फोर्स होता है वो आपका पड़ता है आपकी वेन्स के ऊपर। किसके ऊपर पड़ता है बेटा? हाँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Exerts the against the wall of the vessels is called the blood pressure. The pressure is much greater in the arteries than veins. अब वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्यों रहता है, कोई बताएगा? वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्यों रहता है? Okay. The pressure of blood inside the artery during the ventricular storm is contractions is called the सिस्टोबोलिक प्रेशर। अब सिस्टोबोलिक प्रेशर का क्या मतलब है यहाँ पर देखो, जब भी ब्लड आपका इनसाइड आर्टरी आपका पंप होता है, तो जो आर्टरीज होती है आपकी वेन्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपके हार्ट बीट चेक ना करके आपकी आपकी विस्ट को पकड़ता है और उसे चेक करता है ना, देखा आपने? अब ये चीज जरूरी नहीं है वो 1 मिनट पकड़े। अगर हमें पता है कि हमारी 1 मिनट में इतनी हार्ट बीट होनी चाहिए, तो हमारी वेन्स भी उसी हिसाब से बीट करती हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 मिनट में इतना है तो 10 सेकंड में कितना होगा। इसलिए डॉक्टर कभी 1 मिनट तक आपकी वेस्ट को नहीं पकड़ता, मैक्सिमम 10 सेकंड तक पकड़ता है बस, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपकी जो ये वेन्स की जो बीट होती है वो उसे काउंट करते हैं, ठीक है। तभी वो उस मोमेंट पर शांत रहता है, ठीक है। और मोस्टली देखा होगा कि वो हाथ लगा के काउंट नहीं करते, वहां पर जो उनके पास स्टेथोस्कोप होता है उसे लगा देते हैं। इससे उनका वाइब्रेशन फास्ट हो जाता है और इजीली हम आपकी जो वेन्स की जो बीट होती है उसे इजीली पढ़ सकते हैं, समझ गए, और उसे इजीली काउंट कर सकते हैं। आपने सर्च किया है? अच्छा, टेस्ट भी कर लिया। तो ये चीज है। तो इस तरीके से तो वही जो प्रेशर एक्सर्ट्स होता है उसी प्रेशर को देखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर ये जो प्रेशर होता है वो 120 mm Hg और से प्रेशर से 80 mm तक होता है, ठीक है। यानी दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक रिलैक्सेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन का जब प्रेशर होता है उसे कहते हैं सिस्टोबॉलिक प्रेशर, और जो आपका रिलैक्सेशन के टाइम पे जब आपका प्रेशर रहता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो तरीके से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ये जो आपका सिस्टोबॉलिक प्रेशर होता है इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसे आप लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, समझ आया? तो एक ह्यूमन का जो नॉर्मल होता है वो आपका 120 से 80 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। यानी 120 से अगर ऊपर हो जाता है तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, और 80 से अगर नीचे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। देखो इसने भी देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा रखा है साउंड के लिए, है ना, ये है।
अब है ब्लड वेसल्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यस, इसे ये वाला ना, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द सैग्मोनोमीटर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है? सैग्मोनोमीटर, सैग्मोनोमैनोमीटर, ठीक है? हाँ, फिग्बो, ओके, इसमें स्किमो मैनोमीटर, ओके। अब मैं इसे द्वारा प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करूंगा। Blood pressure is also hypertension and is caused by the constructions of arterioles which result in increasing resistance to blood flow. It can lead to a rupture of an artery and internal bleeding. तो ये है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो आपकी आर्टरीज को फ्रैक्चर कर सकता है ना, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्रेक हो सकती हैं और उसकी वजह से आपकी इंटरनल ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम ट्यूब, द ट्यूब्स यानी ब्लड वेसल्स। तो आपकी ट्यूब्स इसने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ब्लड जो होता है वो इन ट्यूब्स चैनल्स के थ्रू ही आपकी बॉडी में फ्लो होता है, ओके? और जो ब्लड जो फ्लो होता है वो आपकी वेन्स के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है। किसके थ्रू होता है? वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है एज कंपैरिजन टू वेन्स, जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ, ठीक है? Arteries are the vessels which carry a blood away from the heart to various organs of the body, ठीक है? तो आर्टरीज क्या होती हैं? आपका ब्लड कैरी करके ले जाती हैं हार्ट से बॉडी तक, ठीक है? Since the blood merges from the heart under the high pressure, तो जो ब्लड जो होता है जो आपका हार्ट से आ रहा होता है पंपिंग के थ्रू, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर रहेगा और आपकी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं, अगर वो थिक नहीं होंगी तो वो ब्रस्ट हो जाएंगी, है ना? और ब्रस्ट होके इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, जिससे बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो मेन क्या है, हमें आर्टरीज को क्या बनाना पड़ेगा? थिक बनाना पड़ेगा, और थिक के साथ साथ उसे इलास्टिक भी बनाना पड़ेगा कि वो प्रेशर को झेल पाए, ठीक है? ये हो, यस, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। यस, वो जरूरी भी है ताकि आपका ब्लड फ्लो ना हो और जो प्रेशर है वो आपका कम ना हो, ठीक है? मैंने कल बताया था ये बात। यस, तो ब्रेन में क्लॉटिंग का मतलब है कि आपका जो ब्रेन का कोई सिस्टम है वो जहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर जब क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्रेन के वो पार्ट के ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेन आपके बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इट मीन्स आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो बैलेंस होती है वो ब्रेन की वजह से होती है। अगर ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी तो वो खुद के अपने आप से ही परेशान हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपका पूरी की पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। हाँ, क्लॉटिंग की वजह से कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर तो कोई भी बीमारी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वेन्स कलेक्ट, यस, ब्रेन ट्यूमर भी एक बीमारी है बेटा, कैंसर की तरह। आप उसको नेट पे देख सकते हो, ब्रेन ट्यूमर्स क्या है, बीमारी है ब्रेन से रिलेटेड। द वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जो वेन्स होती है वो क्या करती है? डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। तो वेन्स नॉर्मली क्या कर रहे हैं? आपकी ब्लड को, बॉडी से ब्लड को करेक्ट करके आपके हार्ट तक ले जा रहे हैं। दे डू नॉट नीड टू द थिक वॉल, तो इनको थिक वॉल की जरूरत नहीं है बिकॉज इनका प्रेशर कम होता है, ठीक है? नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इंस्टेड दे हैव अ वेल्स,
दैट अनश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। वेल्स के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, और मैंने हार्ट के अंदर आपको वेल्स दिखाई थी और उनका रोल भी बताया था कि वेल्स का रोल क्या होता है ना। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यूज, अब किसी ऑर्गन्स तक जब ब्लड रीच कर जाता है, जो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज है, तो वहां पर जाके वो डिवाइड हो जाती है। जैसे सपोज करो, जब आप अपने हैंड्स को देखते हो तो आपके हैंड्स में बिल्कुल आपके वीस्ट तक आपकी वो आती है विंस, ठीक है। लेकिन वीस्ट के बाद जैसे ही आपके हैंड तक जो वीस्ट पहुंचती है तो वो बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी आर्टरीज आपकी डिवाइड हो जाती है बहुत स्मॉल स्मॉल वेसल्स में, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए ना, तो एक जो आपकी जो मेन जो आपकी आर्टरी होती है, जब वो पर्टिकुलर ऑर्गन में एंटर करती है तो उस ऑर्गन में एंटर के बाद वो डिवाइड हो जाती है वेसल्स में, ठीक है। ताकि आपके जैसे फिंगर्स हैं 5, तो 5 फिंगर्स को पूरा ब्लड मिल सके, समझ गए। तो ऐसे वो डिवाइड होती है। अब जैसे आपके माउथ है, माउथ के अंदर आपके टीथ है, ठीक है, 32 जो भी है, 28 टू 32 के बीच में जो भी आपके टीथ है, तो उन टीथ के हर एक पार्ट में आपकी वेसल्स गई होगी ना, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले तो जो आर्टरी होगी वो ब्लड लेके आ रही होगी, फिर उसके बाद वो स्मॉलर पार्ट में वेसल्स में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद आपके टीथ के हर सेक्शन में वो डिवाइड हुई होगी, है ना, इस तरीके से। यस बेटा। बता दो। ओके, देखो स्टमक का जस्ट वर्क क्या है कि मेन क्या होता है, जो फूड होता है जो स्टमक के अंदर एंटर होता है उसको जर्म्स फ्री करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए एक्ट किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए एक्ट किया जाता है ताकि जो अदर जो आपके पैप्सिन वगैरह जो अदर एंजाइम्स हैं वो उस पर ठीक से वर्क कर सके। तो फिर जब स्टमक रिमूव कर दिया जाता है तो उस इंसान को केवल वही फूड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो जम्स फ्री हो, या फिर उसको लिक्विड दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो तो हाँ, लिक्विड इन द सेंस का मतलब आप उसे लिक्विड में कुछ भी दे सकते हो जो बहुत फ्रेश हो और जर्म्स कम हो। वैसे तो हमारी बॉडी नॉर्मल जर्म्स को हैंडल कर लेती है, बट ऐसा इंसान रह सकता है जिंदा, बट आप कहो कि बहुत टाइम तक रह सकता है। हाँ, वो अपने 5-7 साल आराम से काट सकता है, 3-4 साल भी काट सकता है, डिपेंड टू पर्सन। विदाउट स्टमक इंसान रह सकता है जिंदा। तो बस हमें ये इंश्योर करना है कि उसको फूड क्लियर प्रोवाइड हो विदाउट जम्स, वो जम्स फ्री फूड होना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि बाकी जो मेन जो काम है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है जो फूड को ऑब्जॉर्व करती है। जब स्टमक रिमूव हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर एक डायरेक्ट एक पाइप डाल दिया जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। क्योंकि सिर्फ स्टमक ही तो रिमूव किया गया है, बाकी लीवर वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह, किडनी वगैरह तो सब तो अपनी एज इट इज जगह पे है ना। हाँ, तो स्टमक तो सिर्फ एक जस्ट ऑर्गन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और वो जर्म्स को किल करने के लिए होता है, तो वो तो हो सकता है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं, उस इंसान को वो हम स्टमक की वजह से हंग्री फील नहीं करते बेटा। आपको लगता है हम स्टमक की वजह से हंग्री फील करते हैं? बताओ, किसकी वजह से करते हैं हम हंग्री फील? It depends on hormones which is secreted by our mind. It means आपकी our brain, उसकी वजह से हमें हंग्री फील होता है, ठीक है। तो हमारा माइंड है ये, वो नोटिस करता है इस चीज को, सारी चीज को, ठीक है। ये है, स्टमक में कोई कोई भी ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है जिससे आपको ये पता चले कि आप हंग्री हैं। ये माइंड के जरिए होता है, ये हार्मोन्स के जरिए होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाना खाया है, और उसे हर 2 मिनट बाद भूख लगने लग जाती है। इट मीन्स आपने जस्ट उसे खाना दिया और 5 मिनट बाद कहेगा मुझे भूख लगी है। दिस इज कॉल्ड हार्मोन डिसबैलेंस। क्या? ये चीज होती है, तो हमें इस चीज को भी देखना होता है।
On reaching the organ or tissues, the artery divide into the smaller vessels to bring a blood in contact with all individual cells. The smallest vessels have a wall. अब हर smallest vessels के बाद अपनी wall होती है, which are one cell thick, are and called capillaries. उसको क्या कहते हैं? capillaries कहते हैं. ठीक है, जो one cell thick होती है तो उनको capillaries कहते हैं. तो आपको ये word ध्यान रखना है कि capillaries किसे कहते हैं. ठीक है, तो जो आपकी आर्टरीज होती है वो आपकी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, और वो जब वेसल्स में डिवाइड हो जाती है स्मॉल तो उनके पास एक थिक, तो वन सेल थिक होती है, उस चीज की थिकनेस होती है, उसी को आप कैपिलरीज कहते हो, बस और कुछ नहीं है. ठीक है, तो जो वेसल्स होती हैं उन्हें ही आप कैपिलरीज कहते हो इनडायरेक्टली सेंस में. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल. The capillaries then join together to form a veins and then convey the blood from the organs and tissue. तो जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं? विन से कनेक्टेड रहती हैं, और कैपिलरीज आपके पूरे ऑर्गन्स तक, यानी जब आप अपने फिंगर को देखते हो और आपके फिंगर में जो आपको छोटी छोटी जो वेसल्स नजर आती हैं वो कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, तो कैपिलरीज और भी छोटा पार्ट होती है किसका? आपकी विंस का. ठीक है, तो वो आपको डिवाइड करती हैं और आपके बॉडी के हर ऑर्गन्स तक आपका ब्लड ले जाती है. ठीक है, तो कैपिलरीज आपकी विंस से कनेक्ट होती हैं. विंस आपकी किससे कनेक्टेड हो जाती हैं? आपकी आर्टरीज वगैरह से. ठीक है, मतलब वैसे यस, आर्टरीज जो है, आर्टरीज आपकी रेड कलर की होंगी, आप ब्लू कलर की आपको दिख जाएगी. जैसे आपके, मैं कैसे बताऊं, देखो इसमें ये वैसे दोनों का कलर ही ब्लू होता है जब दिखता है, बट डॉक्टर को पता होती है कि वो विंस है या आर्टरीज है, क्योंकि आप जब आप ब्लड लेते हैं डॉक्टर्स, तो वो विंस से ब्लड नहीं, तो वो विंस से ब्लड नहीं निकाल सकते, मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाली उससे ब्लड नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजनेटेड वाली से निकालते हैं. ठीक है, तो वो उसको सर्च करते हैं. वैसे ब्लू कलर की नजर आती है आपको तो सारी जब आप देखते हो तब. ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका ये होता है, ब्लू ही होती हैं सारी. ऑब्जर्वेशन करने का तरीका ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड्स होती हैं वो थिक होती हैं. बस समझ गए? ग्रीनिश और ब्लू कलर की, मेरे को सारी मेरे को तो सारी ब्लू ही लग रही है. और जो भी इसमें मोटी वेन्स नजर आती हैं आपको, आर्टरीज, वो आपकी ब्लड वेसल्स होती है. ठीक है, हाँ, यस.